हाय बच्चों, आपका दोस्त आपका प्यारा सखा आप लोगों के लिए लेकर आया है ट्रांसफार्मर का ऑब्जेक्टिव। जो आपको पिछले वीडियो में थ्योरी पढ़ाया था उसी से रिलेटेड विशेष प्रकार के यहाँ ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ और इसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है इस वीडियो में। तो बच्चा, आज के हमारे वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि वीडियो में बहुत बारीकी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस किया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया गया है। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बेटा, समय को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा आने ही वाली है और समय सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बेटा, हमारे यहाँ पर आपको विशेष सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें से यूपीपीसीएल 2.0 हमारा ये चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर वीडियो का प्रसारण किया जाता है। तो बेटा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे इसी नंबर पर टेलीग्राम और इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और इस लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारी विशेष सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद आपको फ्री ऑल ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेंगे। इसके बाद आपको फ्री करंट अफेयर के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, फ्री ऑल टेक्निकल कोचिंग नोट्स भी मिल जाएंगे, आईटीआई थ्योरी और नोट्स भी मिल जाएंगे, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल थ्योरी भी मिल जाएगी, इसके नोट्स भी मिलेंगे और यूपीपीसीएल के सभी प्रकार के नोट्स फ्री यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बेटा, जुड़े हमारे साथ, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बारीकी के साथ करवाऊंगा, इसमें से किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। तो बेटा, आप जुड़िए हमारे साथ। हमारा पक्का वादा है कि मैं आप लोगों को बहुत ही बारीकी से पूरा का पूरा सिलेबस और क्रमागत पढ़ाऊंगा और इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। चलिए बेटा, स्टार्ट किया जाता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो टेक्निकल की परीक्षाएं होती रहती हैं, जैसे कि ये सभी परीक्षाएं दी गई हैं, इन सभी परीक्षाओं से रिलेटेड जितना भी आपका क्वेश्चन बनेगा, मैं हर एक क्वेश्चन के बारे में बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा। बेटा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बेटा, जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये जनरली दो प्रकार के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। यहाँ जब यहाँ पर सीधी सीधी बात करेगा कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको क्या बताना है। जब बेटा यहाँ बताया जाएगा कि ट्रांसफार्मर जनरली के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ हम किसकी बात करते हैं, यहाँ हम द्विकुंडलन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। इसमें से एक वाइंडिंग आपकी प्राइमरी और दूसरी वाइंडिंग जो है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो वाइंडिंग जब रहेंगी, तो इन दोनों वाइंडिंग से रिलेटेड हम बात करते हैं यहाँ पर। तो इनमें से जब हम पहली वाइंडिंग को सप्लाई प्रदान करते हैं, तो ये सप्लाई फ्लक्स के माध्यम से दूसरी वाइंडिंग में जाती है और वहां से रिटर्न फिर इसी में आ जाती है। तो यहाँ बेटा क्या बनता है, यहाँ पर एक सर्किल बन जाता है और ये सर्किल जो है ये किसका बनता है बेटा, ये सर्किल जो है वो फ्लक्स का बनता है। तो यहाँ पर ये फ्लक्स इस प्रकार से रोटेट होता रहता है, इस प्रकार से ये फ्लक्स रोटेट होता है। यहाँ बेटा हो जाता है, जब एक कुंडली का फ्लक्स दूसरी कुंडली में जाता है और दूसरी कुंडली के चालकों को काटता है, तो यहाँ पर हो जाता है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर सामान्यतः म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर बेटा सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में फैराडे और न्यूटन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। फैराडे के सिद्धांत पर बेटा मोटर जो होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज की मोटरें वो काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि सेल प्रारूपी परिणामित्र की क्रोड़ किस धातु की बनी होती है। बेटा, यहाँ पर आपका चाहे वो सेल प्रारूपी परिणामित्र दे और चाहे वो कोर प्रारूपी परिणामित्र दे, चाहे वो कोई भी परिणामित्र दे, अगर यहाँ पर परिणामित्र की बात करेगा तो क्रोड हमेशा बेटा गोल्ड की तो कभी नहीं बनती है और कॉपर की भी नहीं कोई क्रोड बनती है, कठोर धातु की भी नहीं बनती है। आपकी नर्म धातु या फिर सिलिकॉन स्टील की क्रोड यहाँ पर बनाई जाती है। सिलिकॉन स्टील में बेटा 4% जो होती है वो सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है और ये सिलिकॉन जो होती है CRGO मतलब कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होती है, या ठंडा बेलित दाना प्रारूपी इस्पात होता है। इस इस्पात से ये सिलिकॉन स्टील की क्रोड जो होती है ये बनाई जाती है। जो क्रोड जो होती है बेटा ये किस किस टाइप की हो सकती हैं, तो यहाँ पर बता दें आपको, आई प्रारूपी क्रोड होती है, ई
P प्रारूपिक रोड होती है, F प्रारूपिक रोड होती है, U प्रारूपिक रोड होती है, V प्रारूपिक रोड होती है। तो इस प्रकार की बेटा ये क्रोडें होती हैं। कुछ क्रोड ऐसी होती है जो सादा पत्ती के रूप में होती है, या हम कह सकते हैं सादा पत्तियों के रूप में होती हैं। नशा लगा करके स्थापित करने के बाद इनको काट दिया जाता है और ये सर्किल का रूप धारण कर लेती हैं। ये टाइप आपका बड़े ट्रांसफार्मरों के लिए होता है, जबकि यहाँ पर ये सभी टाइप आपके छोटे ट्रांसफार्मरों के लिए होते हैं। वी टाइप वीवी ट्रांसफार्मर या ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर में उपयोगी है, जबकि यू और आई का उपयोग हम कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में करते हैं। एफ और ई का उपयोग बेटा हम सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में करते हैं। इसमें से जो आपका ई क्रोड होता है, बच्चा ध्यान देना, जो आपका ई क्रोड होता है, ई क्रोड का सेंटर लिम्ब जो होता है, सेंटर लिम्ब साइड लिम्ब की अपेक्षा, ये जो सेंटर लिम्ब होता है ये साइड लिम्ब की अपेक्षा दुगना होता है। और इस सेंटर लिम्ब में क्या होता है, इस सेंटर लिम्ब में जो फ्लक्स होता है ये सिरा लिम्ब की अपेक्षा दुगना प्रवाहित होता है। ठीक है बेटा, इसको याद रखना। सेंटर लिम्ब में सिरा लिम्ब की अपेक्षा जो फ्लक्स होता है वो कितना दुगना प्रवाहित होता है। किसमें? इस सेंटर लिम्ब में। यहाँ जो सेंटर लिम्ब बनाई गई है इसमें फ्लक्स जो है सिरा लिम्ब की अपेक्षा 2 गुना प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि ट्रांसफार्मर में लगने वाली क्रोड फ्लक्स के लिए बनाती है। यहाँ पर खाली स्थान में आपको क्या भरना है, इस खाली स्थान में आपको क्या भरना है इस पर विचार करते हैं। ये लिखा है ट्रांसफार्मर में लगने वाली क्रोड, जो सिलिकॉन स्टील की क्रोड है ट्रांसफार्मर में लगती है, उसमें क्या होता है। तो बेटा जो क्रोड लगाई जाती है ये चुंबकीय मार्ग जो होता है उस चुंबकीय मार्ग को सरल बनाती है, चुंबकीय मार्ग को सरल बनाती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है एफ, अभी मैंने बताया है जो एफ टाइप की जो कोर होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है एफ प्रारूपी या एफ टाइप की सिलिकॉन क्रोड जो होती है का उपयोग किस परिणामित्र में किया जाता है। तो बेटा एफ प्रारूपी क्रोड जो होती है वो जनरली हम इस प्रकार से इसको स्थापित करते हैं। जरा ध्यान से देखना, एफ प्रारूपी जो क्रोड होती है ये जनरली कुछ ऐसी होती है। क्रोड होती, एक क्रोड यहाँ पर लगाए, एक क्रोड सीधा और एक क्रोड यहाँ पर उल्टा स्थापित कर देते हैं, तो आपका यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो सेल टाइप बनेगा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेल टाइप ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए बेटा हम यहाँ पर ई प्रारूपी क्रोड का भी उपयोग कर लेते हैं। इसका सेंटर लिम्ब दुगना होता है, एफ का भी सेंटर लिम्ब डबल हो जाता है। सिरा लिम्ब की अपेक्षा सेंटर लिम्ब में, सिरा लिम्ब की अपेक्षा जो आपका सिरा लिम्ब होता है, ये सिरा लिम्ब जो होता है सिरा लिम्ब की अपेक्षा सेंटर लिम्ब में 2 गुना फ्लक्स प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल प्रारूपी, जो सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर है का आकार कैसा होता है। तो बेटा बता दें कि जो सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर होते हैं, तो सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर एक तरीके से कह सकते हैं ये अंग्रेजी के 8 अक्षर के समान बनता है, और ये बीच वाला जो है ये साइड वाले से दुगना होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है कोर प्रारूपी ट्रांसफार्मर में, इसके बाद लिखा है खाली स्थान। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर हो जाएगा कुंडलन। जो कुंडलन होती है ये कोर को घेरती है। तो जो कोर प्रारूपी जो ट्रांसफार्मर है, तो कोर प्रारूपी ट्रांसफार्मर बेटा कैसा बनेगा, यहाँ पर देखते हैं बना करके। कोर प्रारूपी जो ट्रांसफार्मर होता है ये कुछ ऐसा बनता है। कोर प्रारूपी ट्रांसफार्मर जो होता है ये कुछ ऐसा बनता है। ऐसा जब बनेगा तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस पर वाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर वाइंडिंग रहेगा और इस साइड का वाइंडिंग यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर जब बाइंडिंग करते हैं तो इसमें जो बाइंडिंग होती है ये किसको, क्रोड को घेर लेती है। तो यहाँ पर जो कुंडलन होती है ये कोर को घेरती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर ए में कोर कुंडलन को घेरती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा ट्रांसफार्मर बेटा, सेल प्रारूपी। जो सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर होता है, सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें कोर कुंडलन को घेरती है, जबकि कोर प्रारूपी ट्रांसफार्मर में जो कुंडलन होती है ये कुंडलन जो होती है ये क्रोड को घेरती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफार्मर क्रोड में भंवर धारा हानियों को कैसे कम किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर क्रोड में भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए जनरली हम क्या उपयोग में लेते हैं। बेटा आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो होता है, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन सर्वाधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है, और यहाँ पर
आपका आंसर हो जाएगा क्रोड पर लेमिनेशन। तो क्रोड पर लेमिनेशन इसका मतलब होता है जो क्रोड जो पत्ती होती है, जो आपकी क्रोड होती है, जो पत्तियां होती हैं, इन पर वार्निश की, किसकी, इन पर वार्निश की पतली परत, वार्निश की पतली परत लगा दी जाती है। तो इस परत को लगाने के लिए हम इम्प्रेग्नेशन, इम्प्रेग्नेशन याद रखेंगे, इम्प्रेग्नेशन इस विधि का उपयोग करते हैं। इम्प्रेग्नेशन विधि के द्वारा हम क्रोड पर क्या लगाते हैं, क्रोड पर वार्निश की लेप लगाते हैं। और इसमें क्रोड के ऊपर जो वार्निश की लेप लगाई जाती है, इस वार्निश की लेप का जो आकार होता है 0.05 mm होता है। जबकि क्रोड का जो आकार होता है बेटा, क्रोड का आकार 0.5 mm सामान्यतः लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर क्रोड में भंवरधारा हानियों को कैसे कम किया जा सकता है। तो बेटा क्रोड पर हम क्या करते हैं, क्रोड पर लेमिनेशन कर देते हैं, मतलब वार्निश की पतली परत कर देते हैं। इससे ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है उस पर पतली सी परत जम जाती है और भंवरधारा हानियां जो होती हैं वो कम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, पहला मित्र में क्रोड की मोटाई, पहला मित्र में क्रोड की मोटाई 0.28 mm से 0.35 mm के लिए उपयोगी आवृत्ति है। तो यहाँ पर आवृत्ति पूछी गई है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर उपयोग में लाई जाएगी। तो बेटा आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ये आपका बी होगा, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और मिलेगा कि अगर क्रोड की मोटाई आपकी 0.5 mm है, 0.5 mm है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0.5 mm यदि क्रोड की मोटाई है तो क्रोड में जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वो मानी जाएगी आपकी कितनी, 25 हर्ट्ज। और यहाँ पर जो आपकी 0.28 से 0.35 mm अगर दी गई है तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी जाके कितनी, 50 हर्ट्ज। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब क्रोड की मोटाई कम होगी, इस वाले से क्रोड की मोटाई कम है, जब क्रोड की मोटाई कम होगी तो हम अधिक फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर सकते हैं, जब क्रोड की मोटाई ज्यादा होगी तो हम कम फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर पाएंगे। इसका सीधा तात्पर्य है कि जो बेटा जो WE होती हैं, भंवरधारा हानियां जो होती हैं, तो भंवरधारा हानियों में होता क्या है कि ईटा बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी होता है। तो यहाँ पर जो टी स्क्वायर है ये क्रोड की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती हैं भंवरधारा हानियां। जब क्रोड की मोटाई को हम बढ़ाएंगे, जब हम क्रोड की मोटाई को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको भंवरधारा हानियों को कम रखना पड़ेगा, जिससे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको कम रखना पड़ेगा, क्योंकि भंवरधारा हानियां कम से कम हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, स्टेप अप मित्र क्या कम करता है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है बेटा, कौन सा, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कम करता है। यहाँ बोला गया है स्टेप अप, तो यहाँ पर ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है, किस वोल्टेज को, सेकेंडरी वोल्टेज को। तो कम किसे करेगा, तो इसकी प्राइमरी में जो वोल्टेज होगी बेटा ये कम होगी, परंतु यहाँ बोला गया है ये किसे कम करता है, तो ये तो बढ़ा रहा है, जबकि आपकी प्राइमरी धारा की अपेक्षा सेकेंडरी धारा जो होती है बेटा ये V2, जो V2 होगी ये होती है कम, और जबकि V1 जो होती है ये होती है ज्यादा। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये किसको घटाता है, सॉरी किसको कम करता है, तो बेटा ये धारा को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस ट्रांसफार्मर क्रोड का केंद्रीय लिंब, किस ट्रांसफार्मर क्रोड का केंद्रीय लिंब सिरा लिंब से 2 गुना मोटा होता है। अभी अभी आपको बता गए हैं, यहाँ पर आपका आंसर एफ भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, परंतु बेटा यहाँ पर प्राथमिकता ई क्रोड को दी जाती है, क्योंकि इसका जो सेंटर का जो कोर होता है बेटा ये 2 गुना मोटा होता है पहले से ही, जबकि जो एफ कोर होती है इसका कोर कटा हुआ होता है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर बी को प्राथमिकता दी जाएगी, ई क्रोड यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस परिणामित्र में निम्न वोल्टेज कुंडलन के ऊपर उच्च वोल्टेज कुंडलन नहीं की जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी हो जाएगा। कोर प्रारूपी जो ट्रांसफार्मर होते हैं, कोर प्रारूपी ट्रांसफार्मर की जो कुंडलन होती है बेटा, यहाँ
कोर प्रारूपी ट्रांसफार्मर की जो कुंडलन होती है वो कोर प्रारूपी ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा होता है और इसकी कुंडलन जो होती है यहाँ पर की जाती है। तो इसमें जो प्राइमरी होती है इसके ऊपर सेकेंडरी को स्थापित नहीं किया जाता है। बाकी सभी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी को सेकेंडरी के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है, या लो वोल्टेज जो वोल्टेज लो है, लो वोल्टेज के ऊपर हाई वोल्टेज की कुंडलन को स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से पढ़ला मित्र किसे नहीं परिवर्तित करता। तो बेटा यहाँ पर आपको बता दें, जो फ्रिक्वेंसी होती है फ्रिक्वेंसी को पढ़ला मित्र फ्रिक्वेंसी को एक समान बनाए रखता है, जबकि करंट और वोल्टेज दोनों को परिवर्तित करता है। पावर को ट्रांसफार्मर हमेशा क्या करता है, ट्रांसफर करता है। पावर को हमेशा जो ट्रांसफर होता है ट्रांसफर करता है। वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, करंट को भी कम या ज्यादा करता है, जबकि फ्रीक्वेंसी को हमेशा एक समान बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, उपयंत्र ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा बता दें आपको, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं ये जनरली 2 टाइप के होते हैं, जिनमें से पहला होता है आपका सीटी और दूसरा जो है ये होता है आपका पीटी। सीटी जो होती है उसको हम पोटेंशियल करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी जो होती है इसको विभव परिणामित्र या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो सीटी होती है इसको हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं या धारा परिणामित्र कहते हैं। इसकी द्वितीयक में 1 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर की धारा होती है, जबकि जो पीटी होती है इसकी द्वितीयक में 110 वोल्टेज की वोल्टता होती है। तो बेटा इसको याद रखना अपना, सीटी और पीटी दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर उपयंत्र ट्रांसफार्मर होते हैं। इनका जो यूज है ये रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। इनका यूज जो होता है ये रेंज बढ़ाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो मापन होता है उसकी रेंज बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सीटी के द्वारा उच्च धाराएं तथा पीटी के द्वारा उच्च वोल्टताओं का मापन किया जाता है। तो बेटा जो सीटी होता है धारा परिणामित्र होता है, इसको लाइन के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जबकि जो पीटी होता है इसको लाइन के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। याद रखेंगे जो पीटी होता है इसमें केवल एक ही टर्मिनल होता है और एक सिरा टर्मिनल होता है, जो बसबार के साथ में इसको संयोजित कर दिया जाता है, और एक अर्ध टर्मिनल होता है। जबकि जो सीटी होता है इसमें बेटा 2 टर्मिनल होते हैं और ये ऐसे घिरे होते हैं। इसमें लाइन से एक सप्लाई इधर से दी जाएगी और दूसरी सप्लाई इधर से निकल जाती है। तो सीटी को हमेशा श्रेणी क्रम में और पीटी को हमेशा समांतर क्रम में स्थापित किया जाता है। सीटी जो होती है, सीटी के सिद्धांत पर कार्य करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका होता है टोंग टेस्टर। और बेटा पीटी जो होती है, सीटी और पीटी इन दोनों को हम रेंज बढ़ाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो उपयंत्र ट्रांसफार्मर होते हैं, उपयंत्र ट्रांसफार्मर जनरली 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से ट्रांसफार्मर के संबंध में विचार करें। यहाँ कथन नंबर 1 दिया गया है, क्रोड प्रारूपी ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग अलग अलग लिंब पर होती हैं। बेटा यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। जो क्रोड प्रारूपी ट्रांसफार्मर होता है, ये क्रोड प्रारूपी जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी एक वाइंडिंग इधर और एक वाइंडिंग इधर होती है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग एक ही लिंब पर होती हैं। तो बेटा जो सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर होता है, तो सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा होता है, इसकी जो सेंटर वाली लिंब होती है इसी के ऊपर दोनों वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा जाके पहला ये लिखा है केवल एक सही, ये आपका गलत आंसर रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा जाके सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, सेल प्रारूपी परिणामित्र में फ्लक्स के कितने मार्ग होते हैं। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको कि जो सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर होते हैं, सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर में फ्लक्स के कितने मार्ग होते हैं। तो सेल प्रारूपी जो ट्रांसफार्मर होगा जनरली ये ट्रांसफार्मर कुछ इस स्थिति का बना होता है, जो सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर है इसमें फ्लक्स के मार्ग बेटा 2 मार्ग होते हैं फ्लक्स के। यहाँ पर देख सकते हैं, एक मार्ग आपका इधर से है और एक मार्ग आपका यहाँ से होते हुए ऐसे जाता है। तो यहाँ पर फ्लक्स के जनरली केवल 2 मार्ग होते हैं, ऑप्शन नंबर
एक आपका सही होगा। जबकि जो क्रोड प्रारूपी ट्रांसफार्मर है, कौन सा क्रोड प्रारूपी ट्रांसफार्मर है, इसमें फ्लक्स का केवल एक मार्ग होता है। और जबकि जो सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर होते हैं, इसमें फ्लक्स के केवल दो मार्ग होते हैं। और जबकि बैरी प्रारूपी ट्रांसफार्मर होता है, तो बैरी प्रारूपी ट्रांसफार्मर में फ्लक्स के बेटा अनंत, कितने अनंत मार्ग होते हैं। इसको विशेष रूप से ख्याल रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइबर शीट, ध्यान देना जरा, फाइबर शीट, लेदोराइड पेपर, वार्निश कैम्ब्रिक पेपर को किस श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर ये चालक तो एकदम नहीं है बेटा। अगला देखते हैं, ये सेमीकंडक्टर भी नहीं है, ये इंसुलेटर हो सकते हैं, ये चुंबकीय पदार्थ भी नहीं है, तो ये इंसुलेटर हो सकते हैं, इंसुलेटर हैं। और इनको जो ग्रुप होता है, इनका चालकों का जो ग्रुप होता है, जो श्रेणी होती है, इसके इसमें ए श्रेणी के अंतर्गत और ई श्रेणी के अंतर्गत इनको रखा जाता है। और इनका टेम्परेचर जो होता है, ये जनरली 105 डिग्री से 130 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। तो बेटा इनको जो है ना कुचालक कहा जाता है, और ये अच्छे कुचालक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रांसफार्मर की बुशिंग। ट्रांसफार्मर की बुशिंग सामान्यतः किस मटेरियल की बनी होती है। जो ट्रांसफार्मर की बुशिंग होती है बेटा, ये ग्लास की या कांच की नहीं होती है, कापर की भी नहीं होती है, कापर की किसी भी कोई भी बुशिंग नहीं बनाई जाती है, माइका की भी बुशिंग नहीं बनाई जाती है बेटा। बुशिंग हमेशा पोर्सलिन की ही बनाई जाती है। जो पोर्सलिन होता है, इसको हम सिरेमिक भी कहते हैं, याद रखना बेटा, इसको हम सिरेमिक भी कहते हैं। जो पोर्सलिन होता है, इसको सिरेमिक भी कहा जाता है। सिरेमिक जो होता है, ये एक प्रकार की मिट्टी होती है, यह चीनी मिट्टी होती है। इसके द्वारा पोर्सलिन का निर्माण किया जाता है। जो इसके द्वारा बुशिंग का निर्माण किया जाता है। बुशिंग को पोर्सलिन के द्वारा बनाया जाता है। जो पोर्सलिन होता है, जो बेटा जो बुशिंग होता है, बुशिंग के ऊपर जो चमकता हुआ पदार्थ होता है, चमकता हुआ जो पदार्थ होता है, ये क्या होता है, ये ग्लेज्ड होता है, ये ग्लेज्ड होता है। चमकता हुआ जो पदार्थ होता है, ये ग्लेज्ड होता है। जब बुशिंग चटक जाती है, क्या हो जाती है, चटक जाती है। किसके कारण, आकाशीय बिजली के कारण। जब आकाशीय बिजली के कारण जो बुशिंग होती है या इंसुलेटर होते हैं, जो चटक जाते हैं, तो इसकी दरार को या चटकन को भरने के लिए सामान्यतः ग्लेज्ड पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ग्लेज्ड एक प्रकार का तरल, गला हुआ, या एक तरीके से कह सकते हैं तरल या टूटा हुआ या बारीक टुकड़ों में टूटा हुआ कांच होता है, जो तरल अवस्था में होता है। इसमें ग्लिसरीन मिला करके ग्लेज तैयार किया जाता है, और जो चटका हुआ बुशिंग होता है या इंसुलेटर होता है, उस पर भर देते हैं, तो इसकी दरार समाप्त हो जाती है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि परिणामित्र का आंशिक रूप से दिखाई देने वाला भाग कौन सा होता है। बेटा जो ट्रांसफार्मर होता है, इसकी जो बॉडी होती है, तो बॉडी और इसके ढक्कन, जो बॉडी होती है यहाँ पर या तो साइड में या फिर इसके ढक्कन पर, यहाँ पर बुशिंग को स्थापित किया जाता है। जो बुशिंग होती है बेटा, ये किसी भी ट्रांसफार्मर में जो बुशिंग वाला पार्ट होता है, क्या जो बुशिंग वाला पार्ट होता है बेटा, ये आंशिक रूप से ऊपर दिखाई देता है और आंशिक रूप से अंदर भी होता है। इसमें बाइंडिंग पूर्ण रूप से अंदर होती है, क्रोड पूर्ण रूप से अंदर होती है, बुकोल्ज रेले पूर्ण रूप से बाहर होता है। बुकोल्ज रेले जो होता है, ये पूर्ण रूप से बाहर होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर बुशिंग बनेगा जाके। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्रोड में, जो ट्रांसफार्मर क्रोड है, ट्रांसफार्मर क्रोड में संयोजन के संबंध में सही है। यहाँ जो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है, इसके क्रोड बेटा माइटर ज्वाइंट और नोचिंग ज्वाइंट, ये दोनों ही आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बचा हुआ है कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के मध्य फ्लक्स सदैव होता है। याद रखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर की जो दोनों वाइंडिंग होती हैं, इन दोनों वाइंडिंग के मध्य जो फ्लक्स होता है बेटा, ये हमेशा अधिकतम लिया जाता है। जो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण होता है, क्या होता है, E इक्वल टू होता है 4.44, यहाँ पर लिखा जाता है IMFN। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होता है बेटा, ये फ्लक्स हमेशा कैसे लिया जाता है, ये फ्लक्स हमेशा मैक्सिमम लिया
जाता है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग के मध्य जो फ्लक्स होता है, इस फ्लक्स को कैसे लिया जाता है, इस फ्लक्स को मैक्सिमम लिया जाता है। बेटा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।